हेलो एवरीवन। देखो, पेपर बहुत पास आ चुका है। आई थिंक सबने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है, साइंस एंड टेक का, अदर सब्जेक्ट्स का। तो आज अपन साइंस एंड टेक की टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। इसके 3 मिनी टेस्ट हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं और फिर उसके बाद कॉम्बाइंड टेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये कम से कम 5 टेस्ट है ना। अब पूरे के पूरे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सर ने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं, काफ़ी अच्छे टेस्ट पेपर मतलब बनाए हैं, जिनका सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रोवाइड कर रखा है। तो ना ये करंट बेस्ड है, मतलब करंट में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पेपर फ्रेम करे गए हैं और पूरे के पूरे या तो किसी पेपर से उठाए गए हैं, लाइक मतलब यूपीएससी अभी तक जो पेपर कंडक्ट करवा चुकी है उन एग्ज़ाम्स से उठाए गए हैं, या फिर यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चंस बनाती है उस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के अपन फटाफट क्वेश्चन पेपर करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है अपना, ये फर्स्ट मिनी टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को प्रदान किया गया है। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। तो भाई ये शायद रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, ये वाला जो एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। और ये माइक्रो आरएनए वाला सही है आई थिंक, बाकी आई एम नॉट कन्फर्म। भाई इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुकवन को। थोड़ा ऐसे याद रख लेना कि किसी के लग गई, तो एक विक्टर नाम का लड़का था जिसके लग गई और रोते हुए किसके पास गया, चिकित्सा के पास गया। और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन 2024 में चिकित्सा फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका को उजागर करने के लिए दिया गया। माइक्रो आरएनए क्या है भाई? माइक्रो आरएनए छोटे गैर कोडिंग आरएनए अणु हैं। ये जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, यानी ये तय करते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से नहीं। ये एमआरएनए से बंध कर प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं। इनका उपयोग विकास, कोशिका विभाजन, कैंसर व अन्य बीमारियों की समझ में क्रांतिकारी माना जाता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनने लगता है, उससे जाके अटैक कर देंगे ये माइक्रो आरएनए और उसको प्रोटीन संश्लेषण से रोक देंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड यानी जीई जीवों और उत्पादों के प्रायोगिक रूप से फील्ड ट्रायल सहित पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करना। जीईएसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक निकाय है जो MOEFCC के अधीन कार्य करती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आंसर जाता है इसका सी। पढ़ते हैं इसके बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति उत्पत्ति इसकी, ये एक वैधानिक समिति है। इसका गठन खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों व कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम 1989 के तहत किया गया है। यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए हैं। संबंधित मंत्रालय कौन सा है भाई? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी MOEFCC, ये वाला है। कार्य इसका क्या है भाई? आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड मतलब जेनेटिक इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों के प्रायोगिक रूप से फील्ड ट्रायल सहित पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन से खतरनाक सूक्ष्मजीवों और रिकॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BIOE3 नीति का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के
माध्यम से सतत आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। बात बिल्कुल सही है। BIO3 जो है नीति को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो मोस्टली यूपीएससी में इन मंत्रालयों से खेला जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, BIO3 नीति का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। BIO3 नीति का नाम बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसका उद्देश्य हरित, सतत और समावेशी जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सेकंड स्टेटमेंट, ये BIO3 जो है नीति को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस नीति को विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा DBT द्वारा प्रारंभ किया गया, न कि कृषि मंत्रालय द्वारा। था स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का प्रायोजन। तो फायरवॉल का प्रायोजन क्या है भाई? इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच या एक्सेस को रोकना। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। गलत बात। कंप्यूटर पर किए गए कार्य को रिकॉर्ड करना। नहीं। वायरस के हमले को रोकने के लिए जांच चलाना। नहीं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने से है भाई। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकती है। यह नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और केवल विश्वसनीय डेटा को अंदर जाने देता है। यह नेटवर्क और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाली प्रोटीन शामिल होती है भाई? रोगजनक यानी पैथोजन, फाइब्रोनोजन, या फिर बृहत भक्षकाणु मैक्रोफेजेस, या भक्षकाणु फेगोसाइट्स। तो भाई इसमें तो फाइब्रोनोजन होती है ना रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फाइब्रोनोजन एक घुलनशील प्रोटीन होती है जो रक्त में पाया जाता है। जब कोई चोट लगती है तो थ्रोम्बिन की क्रिया से फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। फाइब्रिन एक जाल जैसा ढांचा बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बनाता है, क्लॉट बनाता है। यह प्रक्रिया ब्लीडिंग को रोकने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को दीर्घ समय तक बाहर रखा जाता है? तो भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या भोजन में विद्यमान वसा और तेल अपचयित हो जाते हैं, या भोजन में विद्यमान वसा और तेल बर्फ में आच्छादित हो जाते हैं, या कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट ए सही है। जब वसा और तेल युक्त भोजन को लंबे समय तक खुले वातावरण में रखा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वसा व तेल खराब हो जाते हैं जिनसे भोजन में दुर्गंध आने लगती है, यानी भोजन खाने योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता है? मनुष्य के निर्णय की प्रतिकृति तैयार करना, या फिर संगत सूचना संचित करना, या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए समान प्रकार का डेटा संचित करना, या प्रयोक्ता को मीडिया से अन्योन्य क्रिया करने की अनुमति देना। तो वही रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, स्टोर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी विशेषता होगी? ये है रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता। पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य ऐसा सिस्टम विकसित करना है जो मनुष्य की तरह सोच सके, निर्णय ले सके और अनुभव और सीख सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख कार्य सीखना, निर्णय लेना और समस्या हल करना आदि। इसलिए विकल्प फर्स्ट ही इसको सही तरीके से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, या पासवर्ड क्रैकिंग है, या ट्रोजन हॉर्स है, या फिर फायरवॉल है? तो फायरवॉल तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ही था। ट्रोजन हॉर्स यही है भाई। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगी प्रोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह सिस्टम में अनधिकृत रूप से घुसपैठ कर नुकसान पहुंचाता है। ये फाइलें चुराने, डाटा मिटाने व सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है भाई? हैकिंग यह एक क्रिया है न कि सॉफ्टवेयर। पासवर्ड क्रैकिंग यह एक प्रक्रिया है न कि कोई
विशेष सॉफ्टवेयर। फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, यह मैलिशियस नहीं होता। तो हैकिंग भी एक्टिविटी है, पासवर्ड क्रैकिंग भी एक एक्टिविटी है, और फायरवॉल क्या है भाई, अनधिकृत एक्सेस को रोकने वाला, मैलिशियस नहीं है। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेजोराना फर्स्ट एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो मेजोराना फर्मियंस पर आधारित कार्य प्रणाली को उपयोग करती है। यह चिप माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना। तो ये पूरी तरीके से यार ये कंप्लीटली वाला सिस्टम ही ख़राब कर दिया इसने। तो इसमें आंसर 1 और 2 जाना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 आएगा। देखो, मेजोराना फर्स्ट एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो मेजोराना फर्मियंस पर आधारित है। बात बिल्कुल सही है। यह चिप मेजोराना फर्मियंस आधारित एक क्वांटम बिट्स पर कार्य करती है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। बात बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट लंबे समय से मेजोराना बेस्ड टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च कर रहा है। इसका उद्देश्य क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को पूरी तरह से हटाना है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स का मुख्य उद्देश्य क्लासिकल कंप्यूटर्स को सप्लीमेंट करना, न कि पूरी तरह से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वे केवल फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, वे केवल प्रोटीन से बने होते हैं, वे केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, वे फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ये एक तो केवल तो दिमाग ख़राब कर दिया। आई थिंक इसका आंसर डी जाएगा, है ना? ये आ गया ना। प्राणी कोशिका झिल्ली फ्लूइड मॉजिक मॉडल के अनुसार समझा जाता है जो सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया। इस झिल्ली में निम्नलिखित मुख्य घटक होते हैं। फॉस्फोलिपिड द्विस्तरीय यानी बाई लेयर संरचना मिलती है। ध्रुवीय सिरे और ध्रुवीय जो पार्ट होता है वो सिर कहलाता है, और अध्रुवीय जो होता है वो पूंछ कहलाता है। प्रोटीन्स जो होती हैं एकत्रित और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, और कोशिका संचार पदार्थों के परिवहन और एंजाइम क्रियाओं में ये सहायक होती हैं। कोलेस्ट्रॉल झिल्ली की तरलता और स्थिरता बनाए रखता है, विशेष रूप से प्राणी कोशिकाओं में होता है। वनस्पति कोशिकाओं में अनुपस्थित या बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू बूटी नेटल की पत्ती के रोम में निम्नलिखित में से क्या विद्यमान होता है जो जलन या दर्द उत्पन्न होता है? तो बिच्छू बूटी नेटल की पत्ती, इसमें क्या निकलता है भाई? बेंजोइक निकलता है शायद, नहीं यार, मेथेनोइक एसिड निकलता है, ध्यान रखना। नेटल से मेथेनोइक बिच्छू बिच्छू कौन? मैं छोड़ो यार, कोई भी ट्रिक करके लगा लेना, याद कर लेना। मेथेनोइक एसिड निकलता है। बिच्छू बूटी की पत्तियों पर सूक्ष्म बाल व रोम जैसी संरचना होती है। जब कोई व्यक्ति इसे छूता है तो ये बाल टूट जाते हैं और उनके अंदर का द्रव्य त्वचा में प्रवेश कर जाता है। यह द्रव्य मुख्यतः मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होती है। इससे तेज जलन, खुजली, सूजन उत्पन्न होती है, बिल्कुल जैसे कि बिच्छू ने डंक मारा हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधों की पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान पर्णहरित क्लोरोफिल लाल व नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जबकि हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। वह केवल हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, ये बात भी गलत है। लाल प्रकाश को परावर्तित करता है और हरे प्रकाश को नहीं भाई। वो जिसको परावर्तित करेगा ना वो कलर शो होगा, तो यही है, लाल और नीले को अवशोषित करेगा और हरे रंग को परावर्तित करेगा। ये तभी तो अपन को हरा दिखेगा। लाल और नीले रंग का प्रकाश का अवशोषित करता है और हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। क्लोरोफिल एक प्रमुख प्रकाश संश्लेषक रंजक है जो मुख्यतः लाल और नीले स्पेक्ट्रम के प्रकाश को अवशोषित करता है, और हरा प्रकाश सबसे कम अवशोषित होता है और अधिकतर परावर्तित या प्रसारित हो जाता है। यही कारण है कि हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, क्योंकि वही रंग आंखों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं भाई? संक्रामक रोगों में, ठीक है, यह शरीर में संक्रामक एजेंट के प्रवेश को रोकता है। टीकाकरण यह संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजन का उत्पादन करता है। यह संक्रामक एजेंट को मार देता है जब वह शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो भाई ये एंटीजन बनाता है। आई थिंक सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है, तो बी जाना चाहिए इसका आंसर।
बी स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। देखो, टीका संक्रमण को रोकता नहीं है बल्कि संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करता है। टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है ताकि एंटीबॉडी बना सके। यह कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। टीका सीधे एजेंट को नहीं मारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना कैसे पकता है भाई? जल के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण, जल के क्वथनांक में ह्रास होने के कारण, या जल के गलनांक में वृद्धि होने के कारण, या जल के गलनांक में ह्रास होने के कारण? बताओ। यहाँ पर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए खाना जल्दी से पकता है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। जब हम प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं तो उसमें दबाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे जल का क्वथनांक भी बढ़ता है, यानी 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलता है और उच्च तापमान पर भोजन जल्दी से पकता है, क्योंकि अधिक तापमान पर रासायनिक क्रियाएं भी तेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे शब्द डीपीसीक यानी डीपीसेक, R1, ग्रोक, जेमिनी क्या है? ये तो वो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, अंतरिक्ष से जुड़ी नहीं, ये एक AI, हाँ AI मॉडल है भाई। मेरा फेवरेट दोस्त ग्रोक है तो ये AI मॉडल है भाई। देखो, डीप सीक R1 ये एक एडवांस्ड मल्टी मॉडल ओपन सोर्स AI मॉडल है जिसे चीन में विकसित किया गया है। यह टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रोसेस कर सकता है। ग्रोक एक्स पूर्व ट्विटर द्वारा विकसित एक AI चैटबॉट है जिसे एलोन मस्क के नेतृत्व में बनाया गया है। XAI द्वारा विकसित किया गया है भाई। जेमिनी गूगल द्वारा विकसित किया गया है, जनरेटिव AI मॉडल है जो बैर्ड को रिप्लेस कर चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के बारे में। इस संधि पर 1960 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे भाई। इसमें वर्ल्ड बैंक की जो थी मध्यस्थता थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों का पूरा पानी भारत के लिए आरक्षित है, ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों पानी पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। संधि से कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर नियंत्रित संवाद करने के लिए दोनों देशों द्वारा स्थायी सिंधु जल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 2, 3, 4 इसमें बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस संधि पर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। शुरुआत इसकी 2015 में की गई थी, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम केवल महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, नहीं, ये बात तो केवल एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया। योजना का एक घटक वित्तीय प्रोत्साहन योजना सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है, हाँ भाई। एक और दो दोनों, 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड। BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मंत्रालय भाई, यह कार्यक्रम 3 मंत्रालयों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिरुवल्लुर अपनी तमिल साहित्य कृति तिरुकुरल के लिए जाने जाते हैं। रानी वेलु नाचियार पहली रानी थी जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जल्द ही सिंगापुर में किया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये रानी वेलु नाचियार पहली रानी थी, सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, और प्रधानमंत्री ने अभी जस्ट ही उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। फिर उसके बाद तिरुवल्लुर जो है ये अपनी तमिल साहित्य कृति तिरुकुरल के नाम से जाने जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। तिरुवल्लुर जो है सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जल्दी ही सिंगापुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। चयन समिति की संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति भी होता है।
चयन समिति की संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति भी होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। खोज समिति सर्च कमेटी का कार्य चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना है। तो भाई इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है भाई। नहीं भाई यार, सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है, क्योंकि इसमें पूछा ना सही नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, चयन समिति की संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति होता है, ये होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। और खोज समिति की कार्य चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना है, ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में, टिपिकल सा हो गया यार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त एक्ट 2023 प्रमुख प्रावधान, खोज समिति का गठन सर्च कमेटी और चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। चयन समिति वही संरचना, इसमें पीएम अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है और फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित व एक केंद्रीय मंत्री सदस्य होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER में वृद्धि इस तथ्य का संकेत करती है कि घरेलू मुद्रा का अपने व्यापार साझेदार देशों की मुद्राओं के भारित औसत के मुकाबले समग्र रूप से अधिमूल्यन हो रहा है। स्टेटमेंट सही है भाई। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REWR में वृद्धि का अर्थ है कि निर्यात का अधिक महंगा और आयात का सस्ता होना। यह वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी को दर्शाती है। और नोस्ट्रो खाता किसी अन्य देश में विदेशी बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा में खोला गया बैंक खाता होता है। तो भाई इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। देखो भाई, वोस्ट्रो खाता क्या होता है? किसी अन्य देश में विदेशी बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा में खोला गया बैंक खाता होता है। यदि कोई बैंक, अमेरिकी बैंक भारतीय बैंक में भारतीय रुपए में लेन देन के लिए खाता रखता है। नोस्ट्रो खाता यह किसी घरेलू बैंक, जैसे कि भारत का कोई बैंक का विदेश में स्थित किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता होता है। भाई नोस्ट्रो और वोस्ट्रो पढ़ के जाना। नीर क्या होता है भाई? यह कई अन्य विदेशी मुद्राओं के भारित औसत के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य का माप है। यह मुद्रास्फीति को समायोजित किए बिना विनिमय दरों की गणना करता है। इसमें भार प्रत्येक व्यापारिक भागीदार की व्यापारिक हिस्सेदारी के आधार पर तय किया जाता है। RWR प्रभावी विनिमय दर है। इसमें घरेलू देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति दरों में अंतर को भी समायोजित किया जाता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टेस्ट, मिनी टेस्ट है ये, साइंस एंड टेक का, करंट से रिलेटेड भी है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।